हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका जो हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम पूरा वीवीआई इसमें हिस्ट्री का यानी यूरोप में राष्ट्रवाद 1 चैप्टर का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है हम लेकर आ चुके हैं। इससे हटकर पेपर में नहीं होने वाला है। आपका जो मंथली एग्ज़ाम हो या सेंटअप एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, पूरा में यही क्वेश्चन रहेगा 1 चैप्टर से। इससे हटकर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। अब पूरे वीडियो में रहिए, पूरा तोड़कर हम बताने वाला। एक क्वेश्चन से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो अगर बात किया जाए तो 1871 में जो संधि हुई थी, तो यहाँ पर जो हुई थी क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद वियना सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1800 जो हुआ था 15 में हमें देखने को मिली। इसमें जो था क्या कहा जाता है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था भाई? अध्यक्ष कौन था? तो वह जो था मेटरनिक था। क्या किया था? कौन था? तो मेटरनिक था। और बात किया जाता है कि मेटरनिक कैसा शासक था? तो ये जो था एक प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, उसके बाद जो वियना सम्मेलन के द्वारा ये जो था अध्यक्ष था मेटरनिक था। इसमें क्या किया गया? तो पुरातन व्यवस्था को पुनः क्या किया गया? अपनाया गया। तो ये क्वेश्चन बन गई, लगभग 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गई। यहाँ पर कर 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो यहाँ पर जो किया गया वह किया गया संवैधानिक राजतंत्र। अब जान लेते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है संविधान। ठीक है, संविधान, लेकिन वह संविधान जो होगी किसके द्वारा होगी? राजा के द्वारा होगी। तो ये बात हमें 1830 ईस्वी के मिली। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन होता है? तो ये जो तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कौन उत्तरदायी है, ठीक है, तो ये कौन था? तो बिस्मार्क था। अब यहाँ पर बात किया जाए कि बिस्मार्क और ये काउंट कावोर कौन था? तो काउंट कावोर जो था एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, ये बात किया जाए। ठीक है, इटली के उसके बाद यहाँ पर जो बात किया जाता है, कहा जाता है कि ये काउंट कावोर, गैरिबाल्डी, जर्मनी, ये तीनों जो थे इटली के एकीकरण में अपना भूमिका निभाई। ठीक है, और ये बिस्मार्क ऐसा व्यक्ति था जो जर्मनी के एकीकरण में घूमा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गिरिबाल्टी को कहा जाता है। और गिरिबाल्टी जो पेशे में क्या था? एक नाविक था। क्या था? तो ये एक नाविक था। ये भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद बात किया जाता है कि गिरिबाल्टी जो था एक सेना का गठन किया था, लाल सेना का गठन किया था। हमें ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप कॉपी कलम लेगा तो ये क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं तो आप लिखते चलिएगा, क्योंकि इससे हटकर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अब मेजनी के बारे में, तो मेजनी जो था इसे इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। मसीहा कहा जाता है। और इसने क्या किया था? यंग इटली का स्थापना किया था। कब किया था? तो वह जो किया था 1831 में किया था। उसके बाद यंग यूरोप की भी स्थापना की थी 1834 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन जो होती है इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अपने जाना कि फ्रैंकफर्ट की जब संधि हुई थी 1871 में हुई थी। और ये जो संधि हुई थी कब किसके हुई थी? तो ये जर्मनी के एकीकरण के लिए। किसके? तो जर्मनी के इटली के एकीकरण में ना, इटली के एकीकरण में हुई थी। ठीक है, और ये जो हुई थी इसी फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। किस संधि द्वारा? तो जर्मनी का इटली के एकीकरण जो हुआ पूर्ण हुआ, तो वह जो हुआ किस संधि द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किस प्रकार का किसका संबंध नहीं है। तो हमने अभी बताया था कि जो बिस्मार्क का जो है संबंध नहीं है, ये जो था किनका संबंध था, तो ये जर्मनी से था इनकी। तो ये जर्मनी के इटली के एकीकरण का जो क्या कहा जाता है, इन्होंने अपना भूमिका निभाया था। ठीक है। उसके बाद इटली के एकीकरण जर्मनी के निम्न में से कौन सा विरोध था। तो ये कौन सा राज्य जो थे इटली और जर्मनी के एकीकरण में, तो ये ऑस्ट्रिया। आप देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जो था, ये जो था क्या था, ये इसका विरोध था। ऑस्ट्रिया में जो हुआ करते थे, जो कौन हुआ था, मेटरनिक हुआ करता था। ये ऑस्ट्रिया का क्या था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया के जो था क्या था, चांसलर था ये। ठीक है। तो हमें ये देखने की क्वेश्चन मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर बात क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार क्वेश्चन कौन था, तो बिस्मार्क था। ये भी क्वेश्चन बता दिए। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था, तो वह जो हुआ था हस्ताक्षर जो था 1871 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, ये क्वेश्चन 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये जो किया गया था किस पर, तो प्रधानमंत्री को किया गया। क्योंकि ये जो थे विक्टर एमनुएल जो थे, उन्होंने कहा कि ये जो था एक साहसी व्यक्ति है, इनको प्रधानमंत्री व्यक्त किया जाए तो ये लोगों को एक तरह से संभाले रहेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, कह रहा है कि रक्त और लोह के नीति का अवलंबन किसने किया, तो ये जो था क्या, बिस्मार्क ने किया। उसके बाद मेजनी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो मेजनी जो था, उन्होंने एक कार्बोनरी की स्थापना की थी 1820 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1820 ईस्वी में कार्बोनरी का ये सदस्य था। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कार्बोनरी में से कौन कार्बोनरी के सदस्य है, तो मेजनी था। तो कार्बोनरी क्या था, तो कार्बोनरी जो था एक गुप्त, क्या कह सकते हैं, गुप्त जो था क्या, एक संगठन बना हुआ था, उसका जो था ये प्रधान था उसमें, अगर कहा जाए तो। यहाँ पर कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। लेकिन उस समय था, अभी यूरोप जो तुर्की जो एक बहुत अच्छा राज्य देश हो गया है तुर्की। ठीक है। तो इसे आप अभी नहीं कह सकते, उस समय की बात है जब ये यूरोप का मरीज हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो ये जो किया था किसने किया था, तो यंग यूरोप की संस्थापक कौन था, तो ये जो था कौन था, तो हमने बताया कि मेजनी था। और ये जो था कब किया था, तो 1834 में किया था। ठीक है। ये हमें बात भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे, तो ये जो थे कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये कहाँ के शासक थे। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये जो हुआ जर्मनी का एकीकरण जो हुआ सेडेवा के युद्ध के बाद जो हुआ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये बात हमें सेडोन और सेडोवा में युद्ध में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो थे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये बात हमें यहाँ से मालूम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है गिरिबाल्टी पेशे में क्या था, तो हमने बताया था गिरिबाल्टी जो पेशे में था एक नाविक था, यानी नाव चालक था। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था, तो वह जो किया था किसने,
जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राई राज्य का। और इसमें जो थे कितने राज्य हुए थे, तो 13 राज्य हुए करते। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, अभी जो बताया कि सेर्डियोवा में युद्ध हुई थी। ठीक है, ये हमें बात याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ लिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जर्मनी के एक जन में किसका योगदान था। तो हमने अपने इटली के एक जन में, तो इसका जो था मेजनी का जो महत्वपूर्ण योगदान था मेजनी का भी था, गिरिबाल्टी का था, काउंट काबूर का था, विक्टर एमनुएल का, इनमें से सभी बात किया जाए, लेकिन सबसे प्रमुख कहे, सबसे महत्वपूर्ण कहे तो वह जो था कौन था, तो मेजनी था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, आपको बताया था कि 1815 में हुआ था। 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का क्या होता है, समाप्त होता है, और राजा इस पर क्या होता है, अपने गद्दी को सौंप के यहाँ से भाग चल जाता है। ठीक है, उसके बाद 1871 में क्या होता है, इटली का एकीकरण होता है। ठीक है, तो ये बात हमें याद होना चाहिए। जलवेरीन कैसी संस्था थी, तो जेलरेन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। हमें ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जिनेवा कि ये क्वेश्चन जो था जिनेवा की संधि कब हुई थी। तो जिनेवा की संधि जो हुई थी अगर बात किया जाए तो 1854 ईस्वी में हुई थी। आप इस चैप्टर को चौथे चैप्टर में आप जिनेवा का संधि में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिनेवा का संधि तीसरे चैप्टर में पढ़ना है मैंने, तीसरे चैप्टर में। तो जिनेवा का संधि 1854 में हुई थी। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1950 में 1950 में जो हुआ था, क्या हुआ था, तो हमारे भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद और ऑब्जेक्टिव इसी में का है। ठीक है, तो इसको भी और अलग बुक से लिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया। तो ये जो किया गया लॉसेन सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन के द्वारा जो जर्मनी में क्या हुआ कि क्षतिपूर्ण राशि थी, इसको क्या किया गया, कम कर दिया गया। अब ये रोक्त और लो का अवलंबन किसने किया था, ये भी पढ़ लिए कि ये जो था बिस्मार्क किया था। ठीक है, ये भी पढ़ लिए थे। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन है। ठीक है, निम्न में से किसका योगदान इटली के एकीकरण में सभी था, इसको भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कह रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था किस देश का था, तो वह फ्रांस के था। ये बात याद रखने वाला, ये VBI क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जर्मन राय का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी हमने देख लिया था कि किसने किया था, नेपोलियन। यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो वह जो था क्या था, तो लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, नहीं भाई, गणतंत्र को पुनः स्थापित नहीं, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हुई थी क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक बना। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1889 में। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन अगर बात किया जाए तो ये जो होता है क्या होता है, कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो होता है क्या होता है कि 1804 में जो होता है फ्रांस का क्या बनता है, शासक बनता है। और ये फ्रांस में शासक बनता है उस समय जो था ये सेनापति हुआ करता था। पहले बात किया जाए तो ये जो था सेनापति हुआ करता था, लेकिन 1804 में फ्रांस का शासक बन जाता है और इतना परिवर्तन लाता है कि यहाँ के लोगों में पूरा दिल में बस जाता है। उसके बाद जो हुआ था 1800 उन्होंने एक 5 कोड लागू किया था। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वियना समय जो था नेपोलियन के कितनी संहिताएं कोड लागू था, 5 जो होता कोड लागू किया था। ये भी क्वेश्चन में नेपोलियन संहिता कब हुआ था, तो 1804 में हुआ था। तो ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया। तो यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव जो हो जाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके
उसके बाद कहिएगा तो इसका जो हम दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना कर लाएंगे। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। उसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।